हाय एवरीवन। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं सी प्रोग्रामिंग कोर्स का लेक्चर 3। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देख लिया होगा और लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को एंजॉय भी किया होगा और बहुत कुछ सीखा होगा। तो लेक्चर 3 में हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, लेकिन अगर आपने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 आप लोगों में से कोई ऐसा हो जिसने ना देखा हो, तो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 ज़रूर देख लीजिए, तभी यहाँ पर आइए, ताकि जो है आपको लेक्चर 3 में जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, वो अच्छे से क्लियर हो पाएँ। और दूसरी बात ये है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, आप यहाँ पर नए हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और लेक्चर देखने के बाद, वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद आए, तो आप चैनल को, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का फिर लेसन स्टार्ट करते हैं। तो क्या हमने अब तक पढ़ा दिया है? हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया आपको और इसके बाद हमने सी क्यों इस्तेमाल होती है ये पढ़ा दिया और उसके बाद हमने जो है आपको कहाँ-कहाँ इस्तेमाल होती है ये बता दिया, हिस्ट्री बता दी, पहला प्रोग्राम भी बता दिया, इसको भी करके दिखा दिया, ठीक है ना? तो इस प्रोग्राम में जो है कोई स्टूडेंट जिसने भेजा था स्क्रीनशॉट, उसमें आपने ये वाली स्टेटमेंट नीचे की जो सम और एवरेज हैं, वो स्टेटमेंट आपने नहीं लिखी थी, ठीक है ना? ये नीचे की 2 स्टेटमेंट नहीं लिखी थी, सम और एवरेज, ठीक है ना? इसलिए वो प्रोग्राम आपका रन नहीं कर रहा था। चलिए ठीक है, बाकी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें हम बढ़ते हैं कि हमने बताया था कि स्ट्रक्चर क्या होता है प्रोग्राम का, ये बताया हमने कि इसमें प्री प्रोसेसेस होते हैं और फंक्शंस होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, स्टेटमेंट और एक्सप्रेशंस होते हैं और कमेंट्स होते हैं, ठीक है ना? अगर हम बेसिकली एक प्रोग्राम की बात करें, बताया था हमने। इसकी डायरेक्टिव्स की बात हमने बताएंगे, इसमें हमने बताया था आगे सी टोकन्स हम पढ़ा रहे थे। टोकन्स में हमने जो है आपको कीवर्ड्स बता दिया, आइडेंटिफायर भी बता दिया, कांस्टेंट भी बता दिया, स्ट्रिंग भी बता दिया, स्पेशल सिंबल भी बता दिया। तो आज जो हमें पढ़ाना है वो ऑपरेटर्स पढ़ाने हैं, ठीक है ना? तो अब हमने आज सारे ऑपरेटर्स की हम बात करेंगे। तो कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, कांस्टेंट, स्ट्रिंग्स, स्पेशल सिंबल्स। तो अब एक बार हम थोड़ा सा इसको बता दें। कीवर्ड्स हमने बताया कि कीवर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो रिजर्व वर्ड होते हैं, जिनकी मीनिंग पहले से क्लियर होती है कंपाइलर को, ठीक है ना? तो वो मीनिंग कंपाइलर के लिए खास मीनिंग होती है, वो आप बदल नहीं सकते हैं। हमने बताया 32 कीवर्ड्स होते हैं, इंट, फ्लोट, व्हाइल, ये सब कीवर्ड। आइडेंटिफायर हमने बताया, आइडेंटिफायर वो वर्ड होते हैं जिनका नाम यूजर देता है। It refers to names of variables, names of arrays, names of functions। तो variables, arrays, functions के नाम जो होते हैं वो सब क्या होते हैं? वो आइडेंटिफायर होते हैं, ठीक है ना? अब उसके आइडेंटिफायर देने के कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल ये कि उसका जो है नाम है वो या तो कैरेक्टर से शुरू होगा, ABCD से शुरू होगा, अल्फ़ाबेट से, सॉरी कैरेक्टर नहीं, कैरेक्टर तो सब होंगे, अल्फ़ाबेट से शुरू होगा और जो है साथ या तो फिर अंडरस्कोर से शुरू होगा, डिजिट से शुरू नहीं हो सकता है, ठीक है ना? हमने कहा तीन ही चीजें आप आइडेंटिफायर का नाम देने में यूज कर सकते हैं, या तो अल्फाबेट, या तो डिजिट और या तो अंडरस्कोर। इन तीन ही का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन उसमें भी रूल ये है कि डिजिट पहले नहीं आएगी। वन सम नहीं लिखा जा सकता, सम वन चल जाएगा, टू सम नहीं लिखा जा सकता है, सम टू चल जाएगा। तो ये बात रही आइडेंटिफायर की। कांस्टेंट में हमने जाना कि कांस्टेंट वो चीज होती है जो एकदम जो बदलती नहीं। एक होती है वेरिएबल जो बदलता है, ABCD अगर हमने कहा वो बदलेगा, और कांस्टेंट वो वैल्यू होगी जो बदलेगी नहीं। इंटीजर कांस्टेंट है तो मतलब वो इंटीजर की वैल्यू होगी, अगर वो 5 है तो 5 ही रहेगी, 10 है तो 10 ही रहेगी, थ्रू आउट द प्रोग्राम वो बदलनी नहीं है, तो वो क्या होगा? कांस्टेंट। अब वो कांस्टेंट हमने कहा कि कांस्टेंट क्या, खाली कांस्टेंट जो है नंबर ही नहीं होगा, स्ट्रिंग कांस्टेंट भी होते हैं। स्ट्रिंग कांस्टेंट में हमने कहा कुछ भी इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है तो वो क्या है आपका? वो स्ट्रिंग कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है ना? तो कुछ भी आपके कॉमा में कोट्स में लिखा है वो सब आपके क्या हो गए? स्ट्रिंग कांस्टेंट है। स्ट्रिंग के अलावा हमने बोला कैरेक्टर कांस्टेंट भी होते हैं। तो कैरेक्टर हमने जैसे बताया आपको कि आप कैरेक्टर में करते हैं सिर्फ, वो कैरेक्टर कांस्टेंट होते हैं, ठीक है ना? यहाँ पर हमने आपको दिखाया था कैरेक्टर कांस्टेंट, ठीक है ना? ये कैरेक्टर कांस्टेंट हो गए, ये स्ट्रिंग कांस्टेंट हो गए, ये रियल कांस्टेंट हो गए, ये इंटीजर कांस्टेंट हो गए। तो हमने कहा ये आप न्यूमेरिक में भी दो कर सकते हैं, एक इंटीजर एक रियल, कैरेक्टर और सिंगल और स्ट्रिंग, ठीक है ना? ये सब बात हम बता चुके हैं।
फिर उसके बाद हमने स्पेशल सिंबल की बात की। स्पेशल सिंबल भी हमने बताया कि प्रोग्राम में स्पेशल सिंबल भी होते हैं। तो स्पेशल सिंबल आपने ये देखा है, ये स्पेशल सिंबल, ठीक है ना। अब आज जो हमें पढ़ना है वो है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स बहुत सारे हैं और उसको बहुत ध्यान से आपको पढ़ने की ज़रूरत है। और ऑपरेटर्स पे जो है अच्छा खासा 3-4 नंबर का कवर होता है, ठीक है ना। इसलिए ऑपरेटर्स को आपको बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है। तो चलिए ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर्स। तो बेसिकली ऑपरेटर्स क्या हैं, पहले तो ये जानने की ज़रूरत है आपको, ठीक है ना। तो ऑपरेटर्स वो चीज़ हैं जो, हमने कहा दो चीज़ें होती हैं, एक होता है ऑपरेंड और एक होता है ऑपरेटर। ऑपरेंड क्या होता है, अगर हमने कहा कि a इज इक्वल टू बी प्लस सी लिखा हुआ है, ठीक है ना, b प्लस सी ना, तो इसमें a जो है आपका, b जो है और c जो है, तीन चीजें a b c, ठीक है ना। तो a b c इसमें क्या है, ये ऑपरेंड है, ठीक है ना। लेकिन इक्वल और प्लस जो है, ठीक है ना, वो क्या है आपका, इक्वल और प्लस, ये आपका ऑपरेटर है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। तो ये ऑपरेंड हो गए और ये ऑपरेटर हो गए ना। अगर हम सी के टोकन में डिवाइड करें तो ए बी सी ये वेरिएबल हो गए, और लेकिन ये जो है ये ऑपरेटर्स हैं, इक्वल और प्लस। तो इक्वल एक तरीके का ऑपरेटर है, प्लस एक तरीके का ऑपरेटर है, सब अलग अलग तरीके के ऑपरेटर होते हैं, ठीक है ना। तो अब हम जानेंगे कि इक्वल किस तरीके का ऑपरेटर है। तो अब चूंकि बी और सी दोनों को जोड़ा जा रहा है, और तो जिस पर ऑपरेशन हो रहा है वो ऑपरेंड होते हैं। ऑपरेंड क्या चीज होती है, जिन वेरिएबल्स पे ऑपरेशन हो रहा होता है वो ऑपरेंड होते हैं, और जो ऑपरेशन हो रहा होता है वो ऑपरेटर होता है। तो प्लस ऑपरेटर है, यहाँ पर असाइनमेंट का काम हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है ना। तो तरह तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, सबको हम आज की क्लास में बताएंगे। तो ऑपरेटर, ये डेफिनेशन से क्लियर हो गया कि ऐसा सिंबल होता है जो कंपाइलर को ये बताता है कि इस मैथमेटिकल या लॉजिकल मैनिपुलेशन को आपको परफॉर्म करना है, ठीक है ना। तो डेटा और वेरिएबल्स पे ये काम होता है। तो जिन वेरिएबल्स पे ये काम हो रहा होता है वो वेरिएबल्स हमारे क्या कहलाते हैं, ऑपरेंड, ठीक है ना। तो अगर हम ऑपरेटर को क्लासिफाई करें तो देयर आर 8 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। सी प्रोग्रामिंग में कितने ऑपरेटर्स होते हैं, 8, ठीक है ना। पहला अरिथमेटिक ऑपरेटर, सी क्या, आप आगे जो भी प्रोग्रामिंग, अगर आगे कोई भी प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो आपको ये सब ऑपरेटर्स मिलेंगे, तो थोड़ा सा फर्क हो जाता है, ठीक है ना। बाकी जैसे प्लस इक्वल ये सब तो वही रहेंगे ना। जैसे हम इसमें बात करते हैं जो एंड यूज करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स में, ठीक है ना, तो उसमें एंड यूज करते हैं, तो यहाँ पर हम लिखते हैं पूरा जो है बनाते हैं एंड, ठीक है ना। लेकिन वहां पर क्या होगा, वहां पे इंग्लिश में लिख दिया, जैसे हमने कहा पाइथन में बात करें तो पाइथन में लिख दिया जाता है AND, और को OR, ठीक है ना। तो थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा, इससे मुश्किल नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन ज्यादातर चीजें यही रहेंगी। जैसे इक्वल, यहाँ पे हम डबल इक्वल इस्तेमाल करते हैं, तो डबल इक्वल आपका पाइथन में भी डबल इक्वल इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें अभी जावा स्क्रिप्ट की बात करें तो वहाँ ट्रिपल इक्वल आ जाएगा, वही इक्वल जो है आपका जावा स्क्रिप्ट में ट्रिपल इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। और डबल इक्वल, लेकिन पाइथन में डबल इक्वल ही रहेगा, जो आप जो इक्वल ऑपरेटर है एक्चुअल, ठीक है ना। तो लैंग्वेजेस में और आने जो भी और भी लैंग्वेजेस हैं उन सब में लगभग, हमने बोला ना सी जो है, सी का ही कॉन्सेप्ट सब में एक तरीके से कॉपी हुआ है, ठीक है ना। सब में इनहेरिट जो हुआ है वो सी का कॉन्सेप्ट ही हुआ है, सी के कॉन्सेप्ट सबने इनहेरिट किया है। तो इसका मतलब है कि जो ज्यादातर चीजें हैं वो सब सी वाली ही हैं, ठीक है। इसीलिए सी पढ़ाई जाती है जब भी कोई भी अगर जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोई भी कोर्स करता है तो उसको पहले सी पढ़ाई जाती है। हाँ, तो हम लोगों को भी जब पढ़ाई गई थी तो सी पढ़ाई गई थी पहले, ठीक है ना, उसके बाद दूसरी प्रोग्रामिंग पढ़ाई गई थी। तो अब जैसे हमने कहा कि यहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, इंक्रीमेंट हैं, कंडीशनल हैं, बिटवाइज हैं, स्पेशल हैं। तो सारी लगभग सारी प्रोग्रामिंग में यही सब सारे ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है ना। थोड़े बहुत फेरबदल के साथ उनको जो है जो रिप्रेजेंट करते हैं वो थोड़ा बहुत बदलता है, कॉन्सेप्ट यही होता है। तो हमने कहा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो जो अरिथमेटिक से रिलेटेड होते हैं, जैसे हमने कहा दो नंबर का जोड़ना, एडिशन, दो नंबर का घटाना, सब्ट्रैक्शन, दो नंबर में मल्टीप्लाई होना, ठीक है ना,
और 2 नंबर में जो है हमने कहा कि जब 2 नंबर को हम डिवाइड करेंगे, डिवीजन में भी 2 चीजें होती हैं। चलिए देखते हैं, पहले हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखते हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर हमने कहा कि 5 टाइप के होते हैं, ठीक है ना, 5 होते हैं टोटल, 5 टाइप के, क्या 5 होते हैं। देयर आर 5 अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन सी प्रोग्रामिंग। द फर्स्ट इज एडिशन, ठीक है ना, जब 2 नंबर को ऐड करते हैं तो ये इस तरीके से होता है। प्लस लगाना है बहुत आसान है, ये तो मैथ्स का है, ये तो मैथ्स में आप पढ़ते चले आ रहे हैं, ये कुछ आपके लिए बड़ी बात नहीं है। माइनस, 2 नंबर घटाना है तो आपने ये पे माइनस लगा दिया हुआ है, ठीक है ना। फिर एस्ट्रिक, 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के रखा है। फिर ये जो है, ये जो स्लैश है ना, ये डिवीजन के लिए ये भी आप इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। लेकिन बस ये जो लास्ट 2 है ना, इसमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है। आप इस तरीके से नहीं, मॉड्यूलर डिवीजन शायद आप इस्तेमाल ना करते रहे हों और मैथ्स में नहीं इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। लेकिन जब आप डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, तो जब आप डिवीजन करते हैं तो डिवीजन के दौरान जो है आप जो है 2 चीजें करते हैं भाई। एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आप सब कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन भी कर लेंगे। मल्टीप्लिकेशन के लिए बस आपको एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है कि वहाँ मल्टीप्लिकेशन के लिए आप क्रॉस इस्तेमाल करते हैं, इसमें एस्ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन करना हो तो एस्ट्रिक, एडिशन के लिए प्लस ही करेंगे, माइनस के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस ही करेंगे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्ट्रिक। और डिवीजन के लिए ये डिवीजन ही करेंगे। लेकिन ये इस डिवीजन में हमें थोड़ा सा फर्क बताना है कि ये वाला जो डिवीजन होता है और ये वाला, ये मॉड्यूलर डिवीजन, इसमें फर्क क्या है। ये डिवीजन जो है आपका भागफल देता है या क्वेश्चन देता है, ये वाला अगर कहीं लगा हुआ है, ठीक है ना। और ये वाला अगर कहीं लगा हुआ है तो ये आपका क्या देगा, ये आपका रिमाइंडर देगा। समझ में आ रहा ना, ये आपका ये रिमाइंडर देगा। ये आपका यहाँ पे अगर हमने कहा कि ये अगर इंटीजर टाइप के हैं तो हमने कहा, अब यहाँ पे हमने क्या कर रहे हैं, 3 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है, 2 1 ज़ा 2। दिखाते हैं आपको, ठीक है ना। अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, जब 3 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आएगा भाई, 3 की टेबल में जब आप 2 पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे वैसे नहीं बन पाएगा। हमने कहा 3 की टेबल में आप 2 पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, ठीक है ना। तो जो 1 आएगा वो क्या होगा, वो क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या होगा, 1। और रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर भी यहाँ पे 1 होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हम नंबर चेंज करते हैं, नंबर हम कहते हैं 7 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, इसमें क्वेश्चन, अब 2 की टेबल पढ़िए 7 में, 2 3 ज़ा 6, तो जितनी बार टेबल पढ़ी जाती है वही क्वेश्चन होता है, तो 3 वही भागफल होता है। और हमने कहा कि ये रिमाइंडर 2 3 ज़ा 6 दिया तुमने और यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है ना। तो अब हमने कहा जब इसको हम करेंगे यहाँ पर सब्ट्रैक्ट, एक मिनट रुक जाइए, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं आगे। तो हमने कहा यहाँ पर जब इसको कर रहे हैं तो ये क्या, 2 3 ज़ा 6, ठीक है ना। लेकिन जो रिमाइंडर होगा वो रिमाइंडर यहाँ पे भी 1 होगा, क्योंकि 6 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 ही बचेगा ना। अपने कॉपी पे करके, नोटबुक पे करके देख लीजिए कि 7 को 2 से भाग करिए तो भागफल 3 आएगा और शेषफल आपका 1 आएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 3 आएगा और रिमाइंडर 1 आएगा। इसी तरह 3 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन 1 आएगा और रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है ना। तो अब हमने कहा ये जो रिमाइंडर है, जो ये दे रहा है ना, ये जो आपका दे रहा है ना, कौन सा, डिवीजन, जो आपका डिवीजन ऑपरेटर है ना, जो डिवीजन है ना, वो क्या दे रहा है, वो आपका क्वेश्चन दे रहा है। क्वेश्चन कहाँ से मिल रहा है आपको, इस वाले ऑपरेटर से, ठीक है ना। इस वाले ऑपरेटर से आपको क्या मिल रहा है, तो इस वाले ऑपरेटर से मिल रहा है ये वाला, ठीक है ना, इस ऑपरेटर से, ठीक है ना। तो ये डिवीजन से हो रहा है। लेकिन ये जो आपका ये वाला रिमाइंडर वाला काम हो रहा है, ये रिमाइंडर वाला काम जो है, वो रिमाइंडर कहाँ से मिल रहा है, रिमाइंडर आपका नीचे इससे मिल रहा है, ये मॉड्यूलर डिवीजन।
ठीक है ना, आ रही है ना बात समझ में। तो मॉडुलर डिवीजन से आपका रिमाइंडर मिल रहा है और क्वोशिएंट वाले से क्वोशिएंट वाला खाली डिवीजन मिल रहा है। तो अगर आप कहीं पर भी, ठीक है ना, आपको इस, तो अब देखिए जब आप डिवाइड करते हैं तो दो वैल्यूज आती हैं ना, लेकिन आप अगर रिजल्ट में चाहते हैं कि हमारा क्वोशिएंट आए तो आप कौन सा लगाइए, तब आप मॉडुलर डिवीजन नहीं लगाएंगे, तब आप डिवीजन लगाएंगे अगर आप चाहते हैं क्वोशिएंट आए। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे हम 3 को जब 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 2 जा 2 2 2 1 जा 2, 1 आ रहा है दोनों ही क्वोशिएंट और रिमाइंडर, तो यहाँ पे हमने 1 लिया है। ठीक है ना, लेकिन जब आप 10 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 3 जा 9, लेकिन यहाँ रिजल्ट में 1 लिखा जा रहा है, क्यों? क्योंकि ये रिमाइंडर स्टोर कर रहा है, ये भागफल दे रहा है। ठीक है ना, तो ये डिपेंड करेगा, बस इतना सही फर्क है, बाकी वही है, बाकी में कोई बदलाव नहीं। ठीक है ना, तो समझ में आ गया ना कि क्वोशिएंट और क्वोशिएंट निकालने के लिए हम खाली डिवीजन का इस्तेमाल करेंगे, और अगर हमें शेषफल निकालना है तो हम मॉडुलर डिवीजन का इस्तेमाल करेंगे। ये जो आपका ये जो परसेंट साइन बन रहा है ना, ये इसका इस्तेमाल करेंगे अगर हमें क्या निकालना है, क्वोशिएंट निकालना है। अब जैसे हम ऑड इवन का जो प्रोग्राम करते हैं, तो ऑड इवन में हमें जानना होता है कि भाई किसी नंबर को 2 से भाग किया जाए तो हम कहते हैं अगर 0 आ जाए शेषफल तो समझ जाओ कि इवन है, और अगर शेषफल रिमाइंडर 0 ना आए 1 आए तो समझ जाओ कि ऑड है। तो वहां पे जरूरत हमें क्या, हमें फाइंड आउट करना होता है रिमाइंडर, हमें फाइंड आउट करना होता है शेषफल। तो जब हमें रिमाइंडर और शेषफल फाइंड आउट करना होता है तब उस केस में हम मॉडुलर डिवीजन का ही इस्तेमाल करते हैं, ना कि डिवीजन का। बात समझ में आ रही है ना, उस केस में हम सिर्फ मॉडुलर डिवीजन इस्तेमाल करते हैं, डिवीजन नहीं इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे हमें रिजल्ट चाहिए होता है, जो है हमें शेषफल चाहिए होता है। अब जैसे कल जो हमने प्रोग्राम किया जिसमें हम एवरेज निकाल रहे थे, तो एवरेज निकालने में हमें क्या चाहिए, हमने कहा पांचों सब्जेक्ट के मार्क्स को आप 5 से डिवाइड कर दीजिए, आपको एवरेज पता चल जाएगा। तो वहां पे डिवीजन की जरूरत थी, इसलिए हमने ये मॉडुलर ऑपरेटर नहीं लगाया, ये वाला लगाया। तो जहां डिवीजन की जरूरत हो वहां आप यही लगाएंगे, लेकिन उस डिवीजन में हमें अगर कहीं शेषफल फाइंड आउट करना होगा तो इस ऑपरेटर से मिलेगा, और कहीं अगर हमें क्वोशिएंट ही फाइंड आउट करना होगा तो हमें इस ऑपरेटर से मिलेगा। ठीक है ना, तो इसको हम इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम में इसको इस्तेमाल हमने किया भी है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ये क्वोशिएंट डिवीजन और मॉडुलर डिवीजन। और किसी को अगर नहीं समझ में आया तो चैट में जो है टेक्स्ट करिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर हमने कहा 5 तरह के होते हैं, एक प्लस, एक माइनस, एक एस्ट्रिक, और एक ये स्लैश डिवीजन वाला, एक मॉडुलर डिवीजन, एक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलर डिवीजन। डिवीजन और मॉडुलर डिवीजन में हमने फर्क बता दिया। डिवीजन सिर्फ क्वोशिएंट को स्टोर करेगा, रिजल्ट बताएगा जो भी भाग करने पे आए। ठीक है ना, अगर होल नंबर है तो होल नंबर देगा, अगर ये फ्लोट वैल्यू है तो वो परसेंटेज में निकाल देगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो मॉडुलर डिवीजन है, मॉडुलर डिवीजन हमेशा आपको क्या देगा, सिर्फ शेषफल ही देगा। ठीक है ना, बाकी इसको करके देखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने कहा रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? देखिए रिलेशनल ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जब जो रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं, मतलब दो वेरिएबल्स के बीच में अगर किसी भी तरह का कोई रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहा होगा तो वो एस्टेब्लिश करेगा कौन, रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है ना, अब रिलेशनल ऑपरेटर में हमने देखा कि देयर आर 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स इन सी प्रोग्राम। तो कितने रिलेशनल ऑपरेटर हैं? 6। पहला लेस देन, दूसरा ग्रेटर देन, तीसरा लेस देन इक्वल टू, चौथा ग्रेटर देन इक्वल टू, पांचवा इक्वल टू, और छठा नॉट इक्वल टू। ठीक है ना, तो ये जो 6 हैं ये आपके रिलेशनल ऑपरेटर हैं। आ रही है ना बात समझ में? तो एक हमने लेस देन है, फिर ग्रेटर देन है, फिर लेस देन इक्वल टू है, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू है, फिर इक्वल टू है, फिर नॉट इक्वल टू है। ठीक, अब हमने कहा कि अगर कोई नंबर किसी नंबर से छोटा हो, ठीक है ना, तो क्या कहो, अगर कोई नंबर किसी नंबर से छोटा हो तो कह दो कि वो लेस देन, अगर कोई नंबर किसी नंबर से बड़ा हो तो कह दो ग्रेटर देन, कोई नंबर किसी से छोटा या बराबर हो तो ये वाला सिंबल लगेगा। अगर कहना हो कि नहीं बड़ा या
बराबर हो तो ये लगेगा। आपने कहा नहीं नहीं बराबर हो, अगर ए बी के बराबर हो। अब जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए, हमने कहा कि एज अगर 30 से कम हो तो ट्रू दे, ठीक है ना। हमने कहा आप किसी किसी जॉब के लिए आपको अप्लाई करना है, उसमें कंडीशन है कि एज 30 से कम होनी चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वहां पे कंडीशन लगी इफ एज इज लेस देन 30 तो देन कैंडिडेट इज एलिजिबल, ठीक है ना। और अगर कैंडिडेट अगर एज जो है वो 30 से ज्यादा है या 30 है तो 30 पर भी इस कंडीशन के हिसाब से 30 पे भी कंडीशन फॉल्स होगी। अब हमने कहा दूसरा, हमने कहा कि हम उसी बंदे को लेंगे, उसी बंदे का सिलेक्शन करेंगे जिसकी हाइट 6 फीट 2 इंच से ज्यादा होगी, ठीक है ना। उसी को लेंगे, बाकियों को हम नहीं लेंगे। तो मतलब जो लंबी हाइट वाला होगा, जो लंबा होगा उसी को हम देंगे, ठीक है ना। तो जिसकी हाइट जो है वो 6 फीट 2 इंच से ज्यादा होगी उसको नहीं लेंगे, ठीक है ना। अच्छा तो ऐसा भी कंडीशन होता है, तमाम सारी जॉब्स में ऐसा मांगते हैं कि भाई ये हाइट इतनी होनी चाहिए आपकी, ठीक है। अब हमने कहा, फिर अगर हमने कहा टैक्सेबल, अब ये दूसरी कंडीशन हमने दी है। हमने कहा कि जो है यहाँ तक टैक्सेबल, यहाँ तक जो है आप आपकी, हमने कहा ये टैक्सेबल कब तक माना जाएगा, कब तक आपको या टैक्स में छूट है। या एक टैक्स में छूट वाला एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पशन है आपका, ठीक है ना। हमने कहा अगर आपकी इनकम 2 लाख तक है तब तक तो आपको छूट है। जैसे अभी हम करंट सिनेरियो देखें इनकम टैक्स का, तो हमने कहा अगर 5 लाख तक की किसी की सालाना इनकम है, ठीक है ना, तो उसको एक भी पैसा टैक्स अगले फाइनेंशियल ईयर से, मतलब अभी जो चल रहा है उससे नहीं देना है, ठीक है ना। अगर किसी की इनकम क्या है 5 लाख तक है, ठीक है ना। 5 लाख के ऊपर है तो देना पड़ेगा, लेकिन 5 लाख के अंदर है तो नहीं देना पड़ेगा। तो हमने कहा 5 लाख है या 5 लाख से कम है, ठीक है ना। तो अगर किसी की 1 लाख है तो उसकी भी छूट, 2 लाख है उसकी भी छूट, 3 लाख है उसकी भी छूट, 4 लाख है उसकी भी छूट, 5 लाख से 1 रुपया भी कम है उसकी छूट। अगर 5 लाख एक हो गया, ठीक है ना, तो फिर छूट नहीं है, फिर उसको टैक्स देना पड़ेगा। अगर 5% 10% जो भी सरकार ने तय किया हो, ठीक है ना, वो उसको देना पड़ेगा, उसकी उसकी इनकम का उतना हिस्सा उसको देना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन 5 लाख तक की छूट है, ठीक है ना। अब पहले शायद इस बार शायद 2.5 लाख या 3 लाख तक थी, ठीक है ना, और फिर वो 5 लाख, अब अगले साल से 5 लाख तक की छूट है, ठीक है ना। तो अब हमने कहा कि वहां तक उसको देना है, उसके ऊपर पड़ेगा तो फिर जो है उसको टैक्स पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने कहा लेस देन और इक्वल टू का कॉन्सेप्ट लगेगा, क्योंकि भाई अगर कम होगा तभी वो क्राइटेरिया मिल रहा है। अब ग्रेटर देन, अब हमने कहा कि ग्रेटर देन, अब जैसे हमने कहा कि टेम्परेचर अगर इसके ऊपर है या इतना है, तो हम कहेंगे अगर इतना है तो नॉर्मल टेम्परेचर इसके ऊपर है, ठीक है ना। तो हमने कहा कि बंदे के इसका मतलब है कि हाँ, उसको हम मानेंगे कि हाँ उसके फीवर है, ठीक है ना। कि अगर टेम्परेचर उसके इससे ऊपर है, इतने फॉरेनहाइट से ऊपर है, तो हम कहेंगे कि उसके बंदे के फीवर है, ठीक है ना। 98.6 से ऊपर है, ठीक है ना, या इसके बराबर है। इससे कम है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे इसके बराबर या इसके ऊपर है तो हम मानेंगे कि बंदे की फीवर है, ठीक है ना। इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू हमने कहा, जैसे हमने कहा कि अगर हम किसी भी नंबर को 2 से भाग करें और अगर शेषफल 0 एग्जैक्टली 0 आए, ना कम ना ज्यादा, एग्जैक्टली 0 आए, ठीक है ना, तो हम कहेंगे कि वो नंबर इवन है, वरना क्या कहेंगे, ऑड है, ठीक है ना। हमने कहा अगर मार्क्स 100 हैं तो ऐसा हो। इसी तरीके से नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू का मतलब है कि हमने कहा कि अगर अगर ऐसा ना हो, ठीक है ना, अगर ये काम ऐसा ना हो, अगर हो तो ये करो। अगर हमने कहा कि अगर ऐसा ना हो, यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं एज अगर क्या हो 30 से कम हो, ठीक है ना। तो हमने कहा कि जब एज 30 से कम ना हो, कोई ऐसी जॉब है हमने कहा कि उसमें एज 30 होनी ही चाहिए, ठीक है ना। अब हमने कहा अगर एज 30 से कम ना हो, ठीक है, तो फिर जो है कम ना हो तब आदमी एलिजिबल हो। तो मतलब अगर हमने यहाँ पे हम दे रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने दे दिया कि अगर किसी बंदे की यहाँ पे जो नंबर है वो 250 ना हो, तो 250 ना होने का मतलब है कि जब बंदा जो है यहाँ पर है, ये जो नंबर है वो 250 ना हो, तब ये कंडीशन ट्रू है। देखिए ये जो जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर हैं ये सब क्या देते हैं,
ये बूलियन वैल्यू देते हैं। बूलियन वैल्यू का मतलब है या तो ये तो 0 देंगे या तो 1 देंगे, ठीक है ना, इसके अलावा कोई दूसरी वैल्यू नहीं देंगे, या तो ट्रू देंगे या तो फॉल्स देंगे, ठीक है ना। तो मतलब ट्रू या फॉल्स ही देंगे, इसके अलावा इसमें रिजल्ट नहीं आएगा। अगर ये कंडीशन एक भाई दो ही बातें होंगी, या तो कंडीशन ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। अगर ट्रू होगी तो ये रिजल्ट 1 देगा, अगर फॉल्स होगी तो ये रिजल्ट 0 देगा, ठीक है ना। तो ये जितनी भी कंडीशंस हैं, समझ में आ रहा है ना। तो इनमें क्या हो सकता है, इसमें दो ही बातें हो सकती हैं, या तो हो सकता है कि ये कंडीशन ट्रू हो, ठीक है ना, या हो सकता है कि ये कंडीशन ट्रू हो, और यह हो सकता है कि ये सारी कंडीशन क्या हो, फॉल्स हो या कोई एक फॉल्स हो। दोनों में से एक ही चीज होगी, सब नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब हमने कहा कि अगर पहली कंडीशन है, पहली कंडीशन पे हम आ जाते हैं। तो पहली कंडीशन में अगर रिजल्ट आएगा या तो ट्रू देगा या तो फॉल्स देगा। एज या तो 30 से कम होगी या 30 कम नहीं होगी। अगर कम होगी तो ट्रू आएगा, ठीक है ना। इस केस में ट्रू कब आएगा, जब कम होगी। इस केस में ट्रू कब आएगा, जब हाइट 6.2 से बड़ी होगी। मतलब हाइट अगर 6.3 है तभी ट्रू आएगा, अगर हाइट 5.9 है तो ट्रू नहीं आएगा, तो फॉल्स आएगा। इसी तरीके से कंडीशन बात सही होगी तो ट्रू, फॉल्स होगी तो हमने कहा ट्रू या फॉल्स, गलत होगी बात तो फॉल्स आएगा। लेकिन ट्रू आएगा तो ट्रू में क्या आएगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो 0 आएगा, समझ में आ रहा है ना। और अगर कंडीशन, कंडीशन का मतलब ये जो एक्सप्रेशन है वो अगर एक्सप्रेशन ट्रू हुई तो 1 आएगा, मतलब जो इंटरनली रिटर्न होगा वो 1 होगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको, वैसे अभी आपने इफ पढ़ा नहीं है लेकिन इसको हम थोड़ा सा एक प्रोग्राम करके दिखाते हैं ताकि ये अच्छे से और समझ में आए आगे बढ़ने से पहले, ठीक है ना। तो इसके लिए पहले हम अपना कोड ब्लॉक खोल लेते हैं। तो अभी दो ऑपरेटर हमने पढ़े हैं दो तरीके के। एक तो हो गया आपका अरिथमेटिक, ठीक है ना, और दूसरा हो गया रिलेशनल। तो अरिथमेटिक आपने देखा, रिलेशनल आपने देखा, ठीक है ना। तो इनके थोड़े से कुछ यूजेस देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो ये एक अब हमने कहा कि मान लीजिए हमें क्या देखना है, हमें अपने पहले जो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखने हैं। तो अरिथमेटिक में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये सब आपको पता है, ठीक है ना। तो बाकी हम उसको दिखा देते हैं। चलिए अभी हम यहाँ पे दे देते हैं ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ठीक है ना। अभी इतने वेरिएबल लेते हैं, चेक कराते हैं। तो यूजर से ले लेते हैं इंटर वैल्यूज, ठीक है ना। और वैल्यूज में सब हम एक साथ, हमने कहा स्कैन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्कैनिंग सबकी एक साथ की जा सकती है ना। तो यहाँ पे हम स्कैन कर लेते हैं, सबको एक साथ स्कैन कर लेते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर हम, यहाँ हमने कहा ये ABCD हमने 4 वेरिएबल दिए हैं ना, तो इसको हम ए दे देते हैं, और एड्रेस ऑफ बी दे देते हैं, एड्रेस ऑफ सी दे देते हैं, सब एक साथ कर लेते हैं, और एड्रेस ऑफ डी दे देते हैं, ठीक है ना। इनके बीच में कॉमा में लगाना पड़ेगा।
ठीक है, ये 4 वेरिएबल ले लिए। अब हमने कहा कि इसमें हमें क्या करना है, इसमें हम करेंगे क्या, बाकी देखिए हर प्रोग्राम में बनेगा, ये हेडर फाइल लगेगी, इंट मेन लिखा ही जाएगा, ठीक है ना। बाकी आप अगर वो वाला यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ पे वॉइड मेन वॉइड लिखिएगा और नीचे गेट सीरीज लगा लीजिएगा, ठीक है। अब हमने कहा यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हमने कहा कि हमें क्या करना है, हमें मान लीजिए पहले हम सम करते हैं, तो सी इक्वल टू हमने क्या किया, ए प्लस बी कर लिया है, ठीक है ना, तो ये सी का रिजल्ट आ गया। फिर हमने कहा कि डी इक्वल टू, या फिर हम इसको वेरिएबल का नाम भी दे देते हैं, ठीक है, और ये सब हम इसको हटा लेते हैं, चलिए ठीक है, रहने दीजिए, ऐसे कर लेते हैं। सी इक्वल टू ए प्लस बी ले लेते हैं, और डी इक्वल टू क्या ले लेते हैं, ए माइनस बी, ठीक है। तो अभी हम इन्हीं को दिखाते हैं, फिर बाकी तीनों दिखाएंगे। तो हम प्रिंट करते हैं सी और डी को, ठीक है ना। अब यहाँ पे आउटपुट में हम बदल बदल देंगे प्रिंटफ में। प्रिंटफ लिखने के लिए हमने कहा प्रिंटफ लिखते हैं, प्रिंटफ में फिर इन्वर्टेड कोर्स लिखते हैं, फिर द रिजल्ट इज, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्या है, एडिशन के लिए क्या लिखेंगे, एडिशन के लिए हमने कहा दोनों को हम इस्तेमाल करेंगे, सी और यहाँ पर हम कह रहे हैं डी, दोनों भी लिख रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे डी ही होगा, और यहाँ पे हम दोनों की वैल्यू इस्तेमाल करेंगे, तो सी आएगा और डी आएगा। सी में हमारा एडिशन है और डी में सब्ट्रैक्शन है, ठीक है ना। पहले हम इसको दिखा दें, फिर इसी की वैल्यू चेंज करके, तो एडिशन हो रहा है इससे और उससे सब्ट्रैक्शन हो रहा है। यहाँ पे हम बिल्ड एंड रन करेंगे, ठीक है। तो बिल्ड एंड रन करेंगे, इंटर वैल्यूज मांगेंगे, तो इंटर वैल्यूज में हम क्या करेंगे, इंटर वैल्यूज में हम सारी वैल्यूज दे देंगे, ठीक है ना। हमने कहा 5 दे दिया है, 6 दे दिया है, 7 दे दिया है, 8 दे दिया है, ठीक है ना। तो रिजल्ट 11 और 1 आ रहा है। एक चीज़ और है, यहाँ पर हमने थोड़ा सा, यहाँ पर ये इसका, ये जो हमने वैल्यू दे दी है, अभी इसको हम लेने की ज़रूरत नहीं है, ए और बी को ही रखें, सी और डी को अभी हम आगे करेंगे, ठीक है ना। अभी आगे हम यूज़ करेंगे इसको, तो अभी हमें सी और डी जो हैं उसी से रखने, ए और बी जो हैं उन्हीं को करते हैं। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमने 5 दे दी है और की वैल्यू 6 दे दी है, ठीक है ना। तो देखिए 5 और 6 हमने दी है, तो 5 और 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 11, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा -1। हमने कहा कि अगर हमको रिजल्ट में अपना क्या चाहिए, लाइन चाहते हैं कि हम जो है अलग अलग लाइन पे आए, तो हम /n दे देते हैं। तो अब हम इसको क्या करेंगे, बिल्ड एंड रन करा रहे हैं ना, अब नंबर हम ऐसा करेंगे कि -1 ना आए, ठीक है ना। तो 8 दे दिया है और दूसरी वैल्यू हमने दे दी है 5, ठीक है ना। तो 8 और 5 13 होता है एडिशन, और बाकी सब्ट्रैक्शन 3 होता है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन लगा लेते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन लगा लेते हैं, और यहाँ पे हम ले लेते हैं डिवीजन, ठीक है ना। और साथ में हम यहाँ पर लगा लेते हैं एक और वेरिएबल, यहाँ पे हम ले लेते हैं जिसको हम कह देते हैं एमडी, ठीक है ना। एमडी का मतलब है मॉड्यूलर डिवीजन, ठीक है ना। और इसका रिजल्ट हम एमडी में ले लेते हैं, एमडी, एमडी इज इक्वल टू ए मॉड्यूलस, मॉड्यूलस लगा रहे हैं हम यहाँ पे, ए मॉड्यूलस बी, ठीक है ना। और यहाँ पे हम एमडी को भी प्रिंट कराएंगे, तो अब एमडी को देखते हैं, यहाँ पर हम एमडी को प्रिंट कराएंगे, ये इंटीजर टाइप के ही हैं यहाँ पर, तो ये एम
डी लिखेंगे और फिर यहाँ पर हम एम डी ले लेंगे, कॉमा एम डी। एम डी वेरिएबल का नाम हमने बनाया है, ठीक है ना। तो अब जब हम यहाँ पर देखेंगे तो अब हमने कहा इसमें 3 रिजल्ट आएंगे भाई, ए और बी की जो भी वैल्यू देंगे। तो पहला पहला क्या ले रहा है, एस्ट्रिक ले रहा है, देख रहे हैं ना आप यहाँ पे, ये ले रहा है एस्ट्रिक ना। तो ठीक है ना, तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये आपका डिवाइड हो रहा है। और ये क्या हो रहा है, यहाँ पर एमडी में क्या हो रहा है, एमडी में आपका हो रहा है ये मॉडुलर डिवीजन, ठीक है ना। तो अब देखिएगा, जो हम बता रहे थे कि वो एक क्वेश्चन निकालता है, वो एक रिमाइंडर निकालता है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमने कहा कि जब इसको आप करेंगे तो इसको आप रन कराइए, बिल्ड एंड रन। तो जब आप इसको बिल्ड एंड रन कराएंगे तो ये जो अब आपकी स्क्रीन आएगी, ठीक है ना। तो अब हमने कहा इसकी वैल्यू दे दी हमने 7, ठीक है ना। फिर हमने इसकी वैल्यू दे दी 5। तो 7 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आएगा, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद जब डिवाइड करेंगे तीनों रिजल्ट आएंगे, देखिएगा। और फिर जब मॉडुलर डिवीजन करेंगे, 3 कर रहे हैं ना, देखिए यहाँ पर हमने कोई वैल्यू छोड़ दी है क्या, एम डी, एम डी को लिया तो है, एम डी को ऊपर डिक्लेयर भी किया है, एम डी ए और बी, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं लगाया स्लैश, ठीक है ना। तो अब हम इसको अलग करते हैं और फिर से रन कराएंगे। अब देखिए, तो एक को हम करते हैं 10, ठीक है, सी की वैल्यू 10 है और इसकी वैल्यू 3 है। 3 रिजल्ट आ रहे हैं, पहला 30 आ रहा है, तो 10 और 3 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 30, ठीक है ना। फिर उसके बाद जब 10 और 3 को आपने डिवाइड किया है, मॉडुलर डिवीजन लगाया है, तो आ रहा है 3, देख रहे हैं ना आप। और जब आपने उसको सॉरी डिवीजन लगाया है, और जब आपने मॉडुलर डिवीजन लगाया है तो आया है 1। फिर 10 को 3 से आप गुणा करिए तो 30 आएगा, भाग करिए, हमने कहा क्वेश्चन आता है, तो 10 3 3 3 3 9 होगा ना, तो क्वेश्चन में 3 आएगा और रिमाइंडर में 1 आएगा, देख रहे हैं ना, ठीक है ना। तो ये दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना, ये क्वेश्चन दे रहा है और ये आपका ये रिमाइंडर दे रहा है, ठीक है ना। एक बार इसको आप थोड़ा सा और कर लीजिए, यहाँ पे हम आ जाते हैं, इसको प्रिंटिंग में हम दिखा देते हैं कि ये आपका क्या है। यहाँ पे हम सी सी एस्ट्रिक डी है, ये सी एस्ट्रिक डी इक्वल, यहाँ पे है सी एस्ट्रिक, एस्ट्रिक नहीं सी डिवीजन है ना, डी इक्वल, और यहाँ पे हम दिखा देते हैं कि ये क्या है, सी मॉडुलर डी, ठीक है। हम जैसा भी इसको प्रिंटिंग को जैसा भी फॉर्मेट कर देंगे वैसे तरीके से हमारे वहाँ पर मैसेज आएगा। ठीक है, अब हम वैल्यूज दूसरी दे रहे हैं, अपने जो है जो ऑपरेंड दे रहे हैं वो दूसरे दे रहे हैं। इस बार ऑपरेंड हमने कहा 21 है, 21 को हमने कहा 5 से मल्टीप्लाई हो, 21 5 में डिवाइड हो, 21 5 में मॉडुलर डिवीजन। देखिए, तो जब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 105 आ रहा है, 21 को 5 से गुणा करिए 105, 21 को 5 से जब आप भाग कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आ रहा है 105। ये आप जब 21 में 5 से करेंगे तो 5 5 चौको 20, 4 बार जाएगा ना, 4 टाइम जाएगा, तो इसलिए यहाँ 4 आ रहा है। अब फिर हमने कहा फिर यहाँ पर ये जो ये मॉडुलर डिवीजन हो रहा है,
तो ये यहाँ पे मॉडुलर डिवीजन मतलब ये वैल्यू 1 आनी चाहिए। कुछ गड़बड़ हुआ है, अभी देखते हैं कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। ये यहाँ पे इक्वल लग गया है, ठीक है ना। अच्छा, ये उसको उस तरीके से रीड करने लगा है। चलिए ठीक है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं अभी। तो इसको जब आप इसको फिर से रन कराइए, तो हमने कहा 21 को आप 5 से करेंगे, ठीक है ना। तो अब ये सही आ रहा है ना। वो हमने वो लगा दिया था ना इक्वल, वो इक्वल को ले रहा था ना, ठीक है ना। उसको हम अलग से फॉर्मेट करना पड़ेगा, तब वो आएगा। तो ये हमने कहा ये यहाँ पर आ रहा है, ये 5 आ रहा है, ये 105 आ रहा है, यहाँ पे 105 आ रहा है मल्टीप्लिकेशन, ये डिवीजन, और ये मॉडुलर डिवीजन 1 आएगा। 21 में 5 से भाग करेंगे तो 5 चौको 20, शेषफल 1 आएगा। तो ये शेषफल निकाल रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब हम आते हैं अपने कंडीशंस पे। जैसे हमने कहा रिलेशनल ऑपरेटर, तो रिलेशनल ऑपरेटर को कैसे करेंगे आप। रिलेशनल ऑपरेटर को करने के लिए आप यहाँ पे आ जाइए। देखिए रिलेशनल ऑपरेटर, चूंकि आपने अभी इफ नहीं पढ़ा, इफ नहीं हमने बताया है, लेकिन इसको अभी आप ऐसा समझिए कि अगर कुछ कंडीशन देनी हो तो हम इफ ऐसे लगा सकते हैं। अभी हम समझाएंगे इफ, ठीक है ना। अगर हमें पता करना है कि ए, अगर ए नहीं, हमने सी और डी लिए ना, यहाँ ए और बी लिए, सॉरी। ए अगर हमने कहा यहाँ पर ए और ये बी है, ठीक है, यहाँ पे भी ए और बी है, ठीक है, यहाँ पे भी ए और बी है, ठीक है। तो अब हम इसको कंडीशन देते हैं, यहाँ पे हम देते हैं अगर ए जो है बी से बड़ा हो, ठीक है ना, तो ये करो ना। और अगर मान लो ऐसा ना हो तो ये करो। तो हमने कहा अगर ए बी से बड़ा हो तब क्या हो, या बड़ा हो या छोटा हो, ये चेंजेस करने के लिए यहाँ पे हम प्रिंट एफ करेंगे और यहाँ पे लगाएंगे, तो कह देंगे ए इज ग्रेटर, ठीक है ना, ए इज ग्रेटर देन बी। ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, अगर बड़ा हो, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे हम सारे चेक करा के दिखा देते हैं आपको जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले ऑपरेटर पे। तो हमने कहा ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है ना। तो अगर हमने कहा कि ए अगर 6 है और बी जो है वो 7 है, तो कुछ नहीं दिखाएगा। वो वाला काम तो हमारा हो रहा है, जो हमने वो वाले ऑपरेटर लगाए हैं, लेकिन उसमें कुछ नहीं दे रहा है, ए इज ग्रेटर देन बी नहीं दे रहा है, क्योंकि ए 6 है, ए तो छोटा है, तो ग्रेटर कहाँ देगा, ठीक है ना। इसलिए हमने कहा कि यहाँ पर जब हम इसको बढ़ा देंगे तब ये प्रिंट करेगा। तो बढ़ा देंगे तो हमने कहा ए 7 है और बी 6 है। अब ये दिखाएगा कि हाँ ए इज ग्रेटर देन बी। अब देखिए लिख के आ रहा है ए इज ग्रेटर देन बी, ए लिख के आ रहा है ना, ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है ना। तो वहाँ पे यहाँ पे स्लैशन नहीं दिया हुआ, इसलिए वो ऐसा नहीं, अलग लाइन में नहीं दे रहा है। अब हम चलते हैं, अब हम करते हैं कि ग्रेटर देन की जगह क्या करते हैं, लेस देन, ठीक है। अगर हम लेस देन करते हैं तो लेस देन में आ जाइए आप, ठीक है ना। तो लेस देन करें हम, तो हमने कहा कि अगर नंबर छोटा होगा तब ये बताएगा। तो यहाँ पर जब हम आ जाएंगे तो हमने कहा 5 है और दूसरा है 6, ठीक है ना। तो अब ये कह रहा है कि हाँ ए, सॉरी, मैसेज बदलना पड़ेगा यहाँ पे आप मैसेज बदल लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो वो लेस लेस हो जाएगा, हाँ, ठीक। तो इसी तरीके से ये मैसेज आप बदल लेंगे। और अगर यहाँ पे इक्वल होगा तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है, लेस देन इक्वल टू होता है, ठीक है ना। और लेस देन ग्रेटर देन भी क्या होता है, इक्वल टू होता है। तो जब हम इक्वल टू लगाएंगे तभी होगा, वरना नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना। तो इक्वल पहले नहीं लगता है, इक्वल बाद में लगता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कहा एक होता है खाली इक्वल। खाली इक्वल का मतलब होता है डबल इक्वल। जब इक्वल का मतलब हमको बताना है ए बी के बराबर है। तो अगर ए बी के बराबर है
तो हम कह देंगे कि हाँ ए इज इक्वल टू बी, ठीक है ना। अब वो नॉट इक्वल टू वाला देखिए, बाकी तो आपको पता होंगे। ए इज इक्वल टू बी, ठीक है ना। तो अब देखते हैं, ये तभी होगा जब ए बी के इक्वल होगा। तो अगर हमने कह दिया 5 और दूसरा वाला दे दिया 5, तब लिख के आ रहा है ए इज इक्वल टू बी, ठीक है ना। लेकिन अगर हम इसको रन कराएं और उसमें छोटा बड़ा दें, ठीक है ना, तो वो नहीं देगा। एक हमने 4 दे दिया है, एक हमने 3 दे दिया है, ठीक है ना, तो तब नहीं आ रहा है। तब कहीं आ रहा है ए इज इक्वल टू बी, नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो ये बताता है कि बड़ा हो। अब इसमें क्या होगा, इसमें हमने कहा एक होता है नॉट इक्वल टू। तो नॉट इक्वल टू ये 1 के ऊपर एक्सक्लेमेटरी साइन होता है, उसको बनाना है और इक्वल लिखना है, ठीक है ना। कि अगर ए बी के बराबर ना हो, समझ में आ रहा है ना। तो ए बी के बराबर ना हो तब ये दिखाए कि हाँ ए, और तब तब ये स्टेटमेंट रन हो, ठीक है ना। ए इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है ना, जब ये बराबर ना हो। अगर बराबर होगा मतलब जब उल्टा होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हम आते हैं, ए इज नॉट इक्वल टू बी। अब हमने कहा यहाँ पे हमने 7 दे दिया, दूसरा 8 दे दिया। अब जब इक्वल नहीं है, ठीक है ना, तो देखिए लिख के आ रहा है ए इज नॉट इक्वल टू बी, मतलब ये कंडीशन तब एग्जीक्यूट हुई। और यहाँ पे हमने कहा ये यहाँ पे जो इफ होता है ना, इसकी जगह आप खाली 1 पास कर देंगे तो ये ट्रू होगा, तब ये प्रिंट करेगा। 1 पास करेंगे तो मतलब है कि 1 का मतलब खाली 1 दे दें कंडीशन की जगह, तब भी ये ट्रू होगा। अब हमने यहाँ पे कुछ भी दें, वो आ रहा है ए इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है ना। कुछ भी दें, चाहे इक्वल भी दें तब भी दें, क्योंकि हमने खाली क्या लिख दिया 1, ठीक है ना, खाली 1 लिख दिया है। तो अगर हम यहाँ पर खाली 1 भी दे सकते हैं और 0 भी दे सकते हैं, दोनों चीजें हम दे सकते हैं। तो बिल्ड एंड रन, अब हम मान लीजिए अभी इक्वल नहीं था, ठीक है ना। अब हम फिर मान लीजिए इक्वल दे देते हैं, ये 6 दूसरा भी 6, तब भी यहाँ पे हमने क्या दिया, सॉरी यहाँ पे इक्वल दिया है, ठीक है ना। तो इक्वल दिया है वो तो प्रिंट हो ही रहा है, इक्वल दे रहा है तब तो प्रिंट होगा ही। इक्वल नहीं भी देते तब भी प्रिंट हो रहा है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इस 1 का मतलब होता है कि हमेशा ट्रू देगा। कंडीशन कुछ भी, अब इसको कंडीशन से लेना देना नहीं। अब अगर इसी की जगह हम 0 दे दें, ठीक है ना, अगर हम इसी की जगह 0 दे दें तो कंडीशन हमारी क्या होगी, इसी की जगह अगर हम 0 देंगे तो कंडीशन हमारी क्या होगी, फॉल्स। चाहे आप ट्रू दें, चाहे हमने कहा अब क्या है ना हो बराबर ना, तो हमने 6 दे दिया और दूसरा हमने दे दिया 7 दे दिया, कहाँ है बराबर है। लेकिन फिर भी हमारा रिजल्ट नहीं आएगा। ट्रू होने पे प्रिंट हो जाना चाहिए था ना, ट्रू होने पे आ जाना चाहिए था ना, लेकिन नहीं जा रहा है वो, ठीक है ना। तो ये जो है, जब इसके अंदर हम खाली 1 और खाली 0 दे सकते हैं, तो खाली 1 और खाली 0 देने से क्या होता है, खाली 1 का मतलब क्या है, तो इसका मतलब हमारा बताने का मतलब ये है कि ये जो रिलेशनल ऑपरेटर हैं, इनके रिजल्ट में आपका क्या आता है, इनके रिजल्ट में या तो 1 आएगा और या तो 0 आएगा, ठीक है ना। इन रिलेशनल ऑपरेटर के रिजल्ट में या तो 1 आएगा या तो 0 आएगा। अगर 1 आएगा तो इसका मतलब कंडीशन ट्रू, और कंडीशन ट्रू का मतलब कि इसके नीचे जो ब्लॉक दिया है वो एग्जीक्यूट होगा। आ रही ना बस में, इसके नीचे जो ब्लॉक दिया है वो एग्जीक्यूट होगा। और अगर कंडीशन फॉल्स है तो इसका मतलब यहाँ 0 आएगा। यहाँ 0 का मतलब है कि इसके नीचे जो ब्लॉक दिया है वो कंडीशन क्या होगी, वो कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो ये 0 या 1, तो मतलब कुल मिला के अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पर जो भी रिलेशनल होगा, रिलेशनल जो भी ऑपरेटर होंगे, उन सब में क्या आएगा, या तो 0 आएगा और या तो 1 आएगा, इसके अलावा कोई दूसरी चीज नहीं आनी, ठीक है ना। तो या तो 0 मिलेगा या तो 1 मिलेगा। हमने देखिए इफ के अंदर रख के दिखा दिया आपको कि यहाँ पे या तो 0 हमने रख के दिखा दिया, तो देखिए कंडीशन ट्रू होने पे भी ट्रू नहीं हो रही है, इसके अंदर नहीं आ रहा है। और 1 करके दिखा दिया, कंडीशन फॉल्स करने पे भी वो 1 ही हो रहा है, तो 1 का मतलब हमने उसको रिजल्ट में दिखा दिया, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गए आपके रिलेशनल ऑपरेटर ना। तो आपने अरिथमेटिक देखा और रिलेशनल देखा। अब हम थर्ड टाइप का पढ़ते हैं, लॉजिकल। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं? देखिए लॉजिकल ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जो हमने कहा जो लॉजिक पे वर्क करते हैं। मतलब
हमने कहा कि दोनों कंडीशन कोई दो कंडीशन दी हुई, जब मल्टीपल कंडीशन आपके पास होती हैं, एक से ज्यादा कंडीशन होती हैं, तब उसमें प्रॉब्लम होती है, तब आपको वहां पे चीजें चेक करनी होती हैं। भाई हमने कहा कि यहाँ पर हमने कंडीशन दे रखी थी कि भाई अगर किसी की एज जो है, मतलब बंदे के सिलेक्शन के लिए उसकी एज 30 से कम होनी चाहिए, ठीक है ना, और उसकी क्वालिफिकेशन हमने कहा वो ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है ना। भाई मल्टीपल कंडीशन होती है कि नहीं होती हैं? जब आप किसी एग्जाम के लिए, किसी जॉब के लिए अप्लाई करने जाते हैं, वहाँ मल्टीपल कंडीशन मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं? तो उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बना रखा है, फॉर्म जो फिल आप करते हैं, तो मान लीजिए उसमें आप ग्रेजुएशन ना डालें क्वालिफिकेशन में, तो फिर वो क्या लेगा? नहीं लेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने कहा कि वहाँ पे मल्टीपल कंडीशन हो सकती है कि या तो भाई क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट हो, ये भी ट्रू हो, और एज 30 से कम हो, ये भी ट्रू हो। अब हमने कहा नेशनैलिटी इंडियन हो, ये भी ट्रू हो, और दूसरे देश का हम नहीं लेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो कई सारी होती है ना कंडीशंस। तो अब हमने कहा सब ट्रू हो, जब हम चाहते हैं कि सब ट्रू हो, तो हमने कहा तब लगेगा लॉजिकल एंड। लॉजिकल और हमने कहा कि भाई दोनों में से एक कंडीशन ट्रू हो ना। अगर हमने कहा कई बार ऐसा होता है कि भाई या तो ये हो, या हमने कहा या तो ग्रेजुएट हो, या तो फिर जो है पोस्ट ग्रेजुएट हो, या अगर नहीं ग्रेजुएट है तो हमने कहा कि जो है उसके पास जो है इंटर के साथ कोई ऐसा डिप्लोमा हो, ठीक है ना। या फिर हमने कहा तो तमाम तमाम सारी जगह पर हम ऐसी बातें आती हैं कि ऐसा ना हो तो ये हो, कोई एक कंडीशन ट्रू हो, ठीक है ना। जैसे हम बताते हैं कि अगर हमने कहा कि सब लोगों को क्लास करनी है, ठीक है, तो अगर सब लोग क्लास कर रहे हैं तब तो हमारी बात पूरी हुई, किसी में से एक ने भी नहीं किया तो बात नहीं पूरी हुई। हमने कहा कोई एक क्लास कर सकता है, ठीक है ना, तो कोई एक क्लास अगर उसमें कर रहा है तो हमारी बात पूरी हो रही है। तो एंड का मतलब है कि जितनी भी कंडीशन हो सब ट्रू होनी चाहिए, तभी रिजल्ट आएगा, और एक भी कंडीशन फॉल्स हुई तो रिजल्ट नहीं आएगा। और का मतलब ये है कि इनमें से कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो ट्रू है। और नॉट का मतलब क्या है? लॉजिकल नॉट मतलब जब कंडीशन हमारी क्या हो, फॉल्स, जब हमारी कंडीशन ट्रू ना हो, फॉल्स हो, तब आए, ठीक है ना। तो लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट, ठीक है। तो लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट का क्या मतलब है कि जब हमने कहा कि जब दोनों ही कंडीशन ट्रू हो तब ऐसा काम हो, ठीक है ना। और का मतलब है कि कोई एक ट्रू हो जाए। और नॉट का मतलब है कि जब एक भी कंडीशन, जब हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू ना हो, तब वहां पर हम लॉजिकल नॉट लगाते हैं। अब मान लीजिए हमने कहा कि अब आपको प्रोग्राम करना है, 3 नंबर हैं, उनमें आपको मैक्सिमम निकालना है कि बड़ा कौन है, ठीक है। तो हमने कहा बड़े होने की क्या कंडीशन है, या तो ए बी से बड़ा हो और ए सी से भी बड़ा हो, ठीक है ना। ए बी सी है, तो ए बी से बड़ा हो और ए सी से भी बड़ा हो, तब हम ए बड़ा कहेंगे, ठीक है ना। मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अगर हमको बी को बड़ा करना है तो बी ए से बड़ा हो और बी सी से भी बड़ा हो, तब ट्रू होगा, ठीक है ना। अगर हमको और एल्स, अगर ए बी बड़ा है, एल्स में आ जाएंगे, तो एल्स का मतलब है कि भाई अल्टीमेटली लेस वाला बड़ा ही है। तो जब ऐसा करना होगा तो हम लॉजिकल एंड लगाएंगे। समझ में आ रहा है ना? ए सारी कंडीशन ट्रू रखनी है। या फिर अभी हमने कहा इसका ऐसा एग्जाम्पल हमें देना भी, ओ लेवल में पास करना है, ओ लेवल में पास करना है, हमने कहा जितने मॉड्यूल हैं सब पास होने चाहिए, तभी आपको ओ लेवल का डिप्लोमा मिलेगा। कोई एक भी पास नहीं कर पाए तो ओ लेवल का डिप्लोमा नहीं मिलेगा। तो वो किस में लगेगा? एंड में, ठीक है ना। अब और का मतलब हमने कहा कि आपको चाहे एक आपका पास कब माने जाएंगे, चाहे आपको ए ग्रेड मिल जाए, चाहे बी मिल जाए, चाहे सी मिल जाए, चाहे डी मिल जाए, चाहे एस मिल जाए, एस पे तो है ही है, ठीक है ना, लेकिन चाहे डी भी मिल जाए तो पास माने जाएंगे। लेकिन अगर एफ हुआ, ठीक है ना, कोई एक ग्रेड हुआ तो पास माने जाएंगे, लेकिन अगर इसमें से एफ हो गया तो नहीं माने जाएंगे आप पास। समझ में आ रहा है ना? तो वो और है, पास कहे जाएंगे आप भले डी ग्रेड से पास हुए हो, ठीक है ना। नॉट नॉट का मतलब जब ऐसा ना हो, हमने कहा हम कब बच्चे को पास कहेंगे, जब उसका जो ग्रेड हो ना वो एफ ना हो, कब पास कहेंगे? जब उसका ग्रेड एफ ना हो, ठीक है। तो ये आपके ऑपरेटर्स क्या हैं? लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है ना। तो लॉजिकल को हम इस तरीके से भी देख सकते हैं, हमने कहा एक्स एक्स इक्वल टू 6, वाई इक्वल टू 3, तो x इज ग्रेटर देन 10, अगर x 10 से बड़ा है, y इज ग्रेटर देन 1, y 1 से बड़ा है। अब हमने कहा जब दोनों की कंडीशन, दोनों का रिजल्ट ट्रू निकले, अब हमने ट्रू फॉल्स का मतलब बताया, अभी हमने दिखाया भी, मतलब इस एक्सप्रेशन से इवेलुएट होने पे 1 आए,
और इस एक्सप्रेशन से इवेलुएट होने पे 1 आए। दोनों एक्सप्रेशन जब सॉल्व हो तो रिजल्ट 1 आए, इससे भी 1 इससे भी 1, तब ये ट्रू आएगा। ये नहीं कि इससे 0 आया और इससे 1 आया। 0 1 आने का क्या मतलब, 0 आया मतलब कंडीशन फॉल्स। देखते हैं क्या x 10 से छोटा है, x तो 6 है, हाँ x 10 से छोटा है। क्या y 3 से बड़ा है, हाँ y तो 3 है, सॉरी y क्या 1 से बड़ा है, हाँ y तो 3 है, हाँ 1 से बड़ा है। तो ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। आ रही बात समझ में, इसलिए यहाँ पे ट्रू आया। और हमने बताया x इक्वल टू 6 y इक्वल टू 3, ठीक है ना। तो x इक्वल टू 6 y इक्वल टू 3 हमने कहा क्या x 5 के बराबर है, x 5 के बराबर नहीं है, x तो 6 है। क्या y 5 के बराबर है, नहीं y तो 3, मतलब दोनों ही कंडीशन फॉल्स। इनमें से अगर एक भी ट्रू हो जाती है, मान लीजिए y अगर यहाँ पे 3 लिखा होता तो यहाँ से हमें ट्रू मिल जाता है, यहाँ ट्रू लिखा होता। कोई एक कंडीशन यहाँ पर अगर हमें ट्रू मिल जाती तो इसमें ट्रू हो जाता, और है ये समझ में आ रहा है ना। एंड में जब हमें क्या मिलेगा, जब दोनों ही कंडीशन हमें ट्रू मिलेंगी तब ट्रू मिलता है। इनमें से कोई एक फॉल्स हो गई तो यहाँ फॉल्स आएगा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें अगर दोनों फॉल्स हैं, यहाँ पे कोई एक अगर ट्रू मिल जाती तब भी यहाँ ट्रू आ जाता। यहाँ पे अगर y की वैल्यू 3 लिख देते हैं हम और x की वैल्यू तो 5 नहीं है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर y की वैल्यू 3 हो जाती या फिर x की वैल्यू यहाँ पे 6 यहाँ पे हम लिख देते तो x 6 हो जाता और y 5 है, y गलत भी है तो कोई बात नहीं है, तब यहाँ पे ट्रू लिख जाता, ठीक है ना। तो और का मतलब कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाए, 10 हो 50 हो 1000 हो, कोई एक ट्रू हो जाए तो ट्रू मिल जाएगा। एंड का मतलब कि कोई दोनों 10 हो 20 हो 50 हो सब ट्रू होना जरूरी है। नॉट का मतलब क्या होता है, नॉट का मतलब हमने कहा कि ये जब बराबर ना हो, ठीक है ना। अब आपको जैसा यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है ना कि जब बराबर ना हो, बराबर ना हो का मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, x इक्वल टू वाई, एक्स वाई के बराबर ना हो, ठीक है ना, तब ये ट्रू होगा। तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6, देख रहे हैं आप, y की वैल्यू 3 है, तो भैया 6 और 3 के बराबर कहाँ लिख हो जाएगा, नहीं है ना बराबर, बराबर नहीं है। उसके बाद भी आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्रू मिल रहा है, उसके बाद भी ये एक्सप्रेशन क्या रिटर्न कर रही है, 1। ये जब इसको कंपाइलर जो है रन कराएगा, एग्जीक्यूट कराएगा, तो क्या इससे आएगा 1। आप सब समझ सकते हैं, अगर इससे 1 आ रहा है इसका मतलब है कि ये उल्टी चल रही है, कंडीशन फॉल्स होने पे ट्रू दे रही है और कंडीशन के ट्रू होने पे फॉल्स दे रही है। ये मतलब जब हमें ऐसी जरूरत होगी, हमें रिजल्ट को रिवर्स करना होगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी ऐसा केस होगा कि हमें रिजल्ट को रिवर्स करना है, ठीक है, तो वहां पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो ये है नॉट, ठीक है। तो ये आपके 3 ऑपरेटर्स हो गए, हमने कहा 8 ऑपरेटर्स हैं, अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, ठीक है ना। असाइनमेंट भी बता देते हैं ताकि कल के लिए सिर्फ 4 ही बचे। तो असाइनमेंट भी अब देख लेते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर हमने कहा कि असाइनमेंट का मतलब होता है कि ये वैल्यू असाइन करता है। जब हमने कहा कि ये जो 20 है ये वैल्यू में असाइन हो जाए, ये अगर सिंगल इक्वल है, समझ जाइए सिंगल इक्वल है, तो ये क्या है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है ना। तो जब हमने कहा कि यहाँ पर अगर a इक्वल टू बी लिख रहे हैं तो b की वैल्यू a में आ रही है, c इक्वल टू d लिख रहे हैं तो d की वैल्यू c में आ रही है, ठीक है ना। तो असाइन करता है वैल्यू को, तो ये असाइनमेंट आप जानते हैं, सिंगल इक्वल समझिए असाइनमेंट ऑपरेटर। लेकिन अगर डबल इक्वल होगा तो डबल इक्वल को आप क्या कहेंगे, वो इक्वल ऑपरेटर है, वो आपका रिलेशनल ऑपरेटर है डबल इक्वल, जो हमने यहाँ पे देखा था ये डबल इक्वल। तो अगर बराबर चेक करना हो तो डबल इक्वल, लेकिन अगर असाइन करना हो, ए में बी को डालना हो, बी में सी को डालना हो, अब जैसे यहाँ पर देखिए असाइनमेंट, तो यहाँ पे हमने कहा मल्टीपल एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0, कह रहा ना कि x की वैल्यू y में आ जाए, y की वैल्यू z में आ जाए और z की और 0 z में आ जाए, तो मतलब सब में 0 असाइन करने का ये सीधा तरीका है, ठीक है। अब असाइनमेंट में एक थोड़ा सा, असाइनमेंट में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके साथ इसमें ये भी चीज होता है कि ये जो कंपाउंड असाइनमेंट होते हैं ये आपको जानने की जरूरत है, इसमें दिक्कत थोड़ा होती है स्टूडेंट। तो कंपाउंड असाइनमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड असाइनमेंट ये होते हैं, हमने कहा जैसे प्लस इक्वल है, माइनस इक्वल है, एस्ट्रिक इक्वल है, स्लैश इक्वल है, ये मॉड्यूलर डिवीजन इक्वल है, देख रहे हैं ना इक्वल, ठीक है। तो अब हमने कहा ये इक्वल दिए हुए हैं, तो ये प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, एस्ट्रिक इक्वल, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सीधे से ये होता है कि इस लाइन का मतलब हो गया x इक्वल टू एक्स प्लस 1। ऐसे देखिए यहाँ पर ये जो लाइन लिखी हुई है, इस लाइन का मतलब हो गया x इक्वल टू एक्स प्लस 1,
ठीक है ना। अगर आप ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। x इज इक्वल टू x प्लस 1, ठीक है ना। इस लाइन का मतलब ये हो गया, नीचे वाली लाइन का मतलब हो गया x इज इक्वल टू x माइनस 1। फिर नेक्स्ट लाइन का मतलब हो गया x इज इक्वल टू x एस्ट्रिक 1, ठीक है ना। यहाँ पे सॉरी y लिखा हुआ है, तो y की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो हम y पे ही करेंगे, ठीक है ना। और नीचे भी हमने y लिखा हुआ है, यहाँ पे भी मतलब है x इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय y, ठीक है ना। तो जब भी ऐसा आए एक्सप्रेशन को सॉल्व करना हो तो आप उसको इस तरीके से सिंप्लीफाई कर लीजिए। जब सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कभी भी गलत नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना। अब आपको ये इन एक्सप्रेशन का मतलब पता है कि x इक्वल टू एक्स प्लस 1 का मतलब क्या होता है, कि मतलब x में एक जोड़ दो और बढ़ा लो। x इक्वल टू एक्स माइनस 1 का क्या मतलब है, x में एक घटा दो फिर वो वैल्यू x में साइन कर दो। x इक्वल टू एक्स y का क्या मतलब होता है, x की एस्ट्रिक की जो है वैल्यू x और y को मल्टीप्लाई कर दो फिर वो x में असाइन कर दो, ठीक है ना। तो ये आपको इस तरीके से लिखा होगा, जिस तरीके से इसमें लिखा हुआ कंपाउंड असाइनमेंट, इस तरीके से लिखा होगा ना। लेकिन आप उसको कुछ सिंप्लीफाई इस तरीके से करके आप अपना रिजल्ट को लिख सकते हैं। तो ये क्या है, कंपाउंड असाइनमेंट। ये प्लस इक्वल, ठीक है ना, माइनस इक्वल, एस्ट्रिक इक्वल, और ये डिवाइड साइन इक्वल, और ये मॉडुलर डिवीजन इक्वल, सब में ये लगते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गए आपके कंपाउंड असाइनमेंट, ठीक है ना। हमने यहाँ पे करके दिखाया भी कि यहाँ पे प्लस इक्वल m प्लस इक्वल टू 10। अगर हमने कहा यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू m की वैल्यू मान ली कि m की वैल्यू 15 है, तो m प्लस इक्वल क्या मतलब, हमने इसको देखिए सिंप्लीफाई किया ना, m इक्वल टू m प्लस 10, m माइनस 10 इक्वल टू m माइनस 10, m एस्ट्रिक 10 इक्वल टू, यहाँ पे m एस्ट्रिक 10, यहाँ पे 10 मिसिंग है, ठीक है ना। m एस्ट्रिक इक्वल टू 10 इक्वल टू m बाई 10, ठीक है ना, डिवाइड साइन 10। यहाँ पर भी किया, तो सबको सिंप्लीफाई कर लिया। अब यहाँ से आपको सॉल्व करना, 25 निकालना में कंफ्यूजन हो सकता था यहाँ से, इस वाली लाइन से। लेकिन जब आपने इसको इस तरह सिंप्लीफाई कर लिया तब कितना आसान हो गया। भाई m 15 आपको पता है, तो 15 और 10 25, और फिर 25 इसमें असाइन हो जाएगा, m में आ गया 25। इसी तरीके से इनको भी आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, m प्लस इक्वल है, समझ जाइए m इक्वल टू m प्लस 10, m माइनस इक्वल टू 10 है, समझ जाइए m इक्वल टू m माइनस 10, m एस्टेक इक्वल टू 10 है, समझ जाइए m इक्वल टू m एस्टेक 10। इसको सिंप्लीफाई करके ही करिएगा, वरना गलती हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए ठीक है। तो ये आपके टोटल आपके ये ऑपरेटर्स हैं, इनमें 4 ऑपरेटर्स हमने पढ़ लिए हैं, और नेक्स्ट 4 ऑपरेटर्स हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। बाकी जितना भी हमने पढ़ाया है उसको रिवीजन करते रहिए, ठीक है ना। और अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो हमें बताइए ज़रूर, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं।